कमेंट करके बताना भाई लाइव हो गया क्या। सॉरी भाई लेट हो गया आज 5-6 मिनट। एक्चुअली क्लास शुरू करने से जस्ट पहले ही कोई आ गया था। कोई क्या आ गया था, वो गवर्नमेंट ऑफिस से आए थे, नगर निगम वाले टाइप। घर का मुखिया कौन है, उसकी क्या उम्र है, घर में किसी को खांसी बुखार जुखार तो ये सब तो नहीं है। ठीक है, सॉरी भाई 5 मिनट लेट हो गया आज। आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं। अन अकेडमी पे मेरा डिस्काउंट कोड है AVS10। जब आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने वाले होते हो तो उससे पहले एक ऑप्शन आता है डिस्काउंट कोड लगाने का। वहां पे आपको डिस्काउंट कोड लगाना है AVS10। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरा ये बेनिफिट होगा कि आप मेरे सब्सक्रिप्शन कहलाओगे, मतलब मेरे थ्रू अन अकेडमी पे आए हो आप। अन अकेडमी पे ऐसा नहीं है कि आपने AVS10 कोड लगाया तो सिर्फ मेरी ही वीडियोस देख पाओगे। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी अन अकेडमी पे आप जब फीस पे करते हो तो किसी एक टीचर की या किसी एक बैच की फीस पे नहीं करते हो। अन अकेडमी पे जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपके लिए सबके सब टीचर्स के सारे बैचेस सबके सब अनलॉक हो गए। फिर चाहे वो मैथ्स के टीचर हो, इंग्लिश के, रीजनिंग के, GS के, चाहे कितने ही बैच आते रहे। अब जैसे मेरा चाहे वोकैब का बैच है, मेरा चाहे थ्योरी का बैच है, प्रैक्टिस का बैच है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया बात खत्म। फिर चाहे मैथ्स के अभिनय सर की वीडियोस देखो, पवन राव सर की वीडियोस देखो, सुमित गोयल सर की वीडियोस देखो, वरुण अवस्थी सर की वीडियोस देखो, अंकित अवस्थी सर की वीडियोस देखो, क्रांति मैम की वीडियो देखो, जितने जितने वीडियोस, जितने टीचर्स हैं, जितने बैचेस हैं, किसी के लिए दोबारा फीस पे नहीं करनी। एक बार आपने फीस पे कर दी, बात खत्म हो गई। ठीक है जी। ये हर संडे को एक टेस्ट होता है जिसमें जो विनर्स होते हैं उनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। इसको भी अनलॉक करने के लिए कोई कोड मांगे तो AVS10 कोड का यूज कर सकते हो। ये जो कोड है बच्चे, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC कैटेगरी पे काम करता है। मान लो आपका कोई दोस्त नहीं है SSC कैटेगरी वाला, तो फिर बैंक, रेलवे, जो भी जिस भी चीज का अगर उसको सब्सक्रिप्शन लेना है, नीट का, UPSC का, तो आप ये कोड रिकमेंड कर सकते हो। चलो जी, अब मैं अपने बैचेस का बता देता हूँ। इस महीने में मेरे 2 बैचेस लॉन्च हुए थे। एक ही वोकैब स्पेशल 19 को, आज इसकी 3rd क्लास है, आज इसकी 3री क्लास है। ठीक है जी। इसमें मैं आपको ईडीएम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रूट वर्ड के थ्रू वोकैब, नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब, ये सब कराने वाला हूं। एक मेरा थ्योरी का बैच चालू हुआ था 18 तारीख को, इसकी आज 4th क्लास है। इसके अंदर मैं आपको बेसिक टू एडवांस, प्री टू मेंस का बैच है ये। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से लेकर बढ़िया लेवल तक, कॉजेटिव वर्ब, जेरंड, बेयर, इन्फिनेटिव, ये सब। प्रैक्टिस बैच है, कभी खत्म हुआ है, वो कैब का बैच खत्म होगा उसके बाद प्रैक्टिस बैच आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब इनडायरेक्टली है कि अगर आप अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा 2 महीने का आपको एक थ्योरी बैच करना है। कम से कम आपको 2 मेरे वोकैब के बैच लगाने। एक अभी चल रहा है, एक अभी, जब तक आप ये वाला काम करोगे तब तक एक और वोकैब का बैच आ जाएगा 1 महीने का। और 2 महीने के प्रैक्टिस बैचेस अभी डल चुके हैं, एक 23 दिसंबर वाला और एक ये वाला। तो कुल मिला के आपकी 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट तैयारी हो जाएगी। कहने का मतलब थ्योरी तो सारी कंप्लीट करी थी, प्रैक्टिस भी मैं ही करा रहा हूँ, वोकैब भी इधर मैं ही करा रहा हूँ। तो 6 महीने के बैचेस आप लगा सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें ताकि आप ये सब चीजें आराम से कवर कर पाए। नेक्स्ट पे आ जाइए। आज है जी अपना एडजेक्टिव चैप्टर की 2nd क्लास। आओ करते हैं शुरू। इसमें बताइए जरा क्या एरर है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। रेखा जी ऑफलाइन क्लासेस तो अभी कहीं भी नहीं ले रहे। ऑफलाइन तो कोविड के चलते किराने की दुकानें नहीं खुल रही, कोचिंगें कहां से खुल जाएंगी। ऑफलाइन को बच्चे, जैसे हम टीचर्स ने अपने जहन से निकाल दिया ना, दिल से बाहर कर दिया ऑफलाइन को, ऐसे आप लोग भी जितना जल्दी बाहर निकाल दोगे बहुत अच्छे रहोगे। नहीं तो 2-3 साल और वेट करते रहो अपना बढ़िया से। 2 साल तो पहले खराब कर लिए बच्चों ने। ऑफलाइन खुलेंगी तो पढ़ेंगे, ऑफलाइन खुलेंगी तो पढ़ेंगे, मैं तो ऑफलाइन ही समझ में आएगा, मुझे तो ऑफलाइन ही समझ आएगा, मेरे को तो ऑनलाइन समझ आ ही नहीं सकता। अबे करके नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। थैंक यू भाई सक्षम। चलो जी देखना जरा। द लेस यू आर कंफ्यूज वाइल टेकिंग दीज टेस्ट,
जितने तुम कम कंफ्यूज होगे इन टेस्ट को लेते समय, इन टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय, जितने तुम कम कंफ्यूज होगे उतने ही तुम्हारी कम गलतियां होंगी। अब यहां पे देखना ये जो लेस है, ये आया है बेसिकली कंफ्यूजन के लिए, है ना। ये वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए काइंड ऑफ एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है। जितना तुम कम कंफ्यूज होगे, अच्छा, लेकिन ये जो द लेस है ये किसके लिए है? एरर्स के लिए। उतनी ही कम गलतियां होंगी। अब एरर्स काउंटेबल है और ये कंफ्यूजन अनकाउंटेबल था, है ना। वर्ब के लिए तो यहां पे लेस ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पे इन एरर्स के लिए जो काउंटेबल है उसके लिए तो काउंटेबल के लिए आने वाला वर्ड आएगा जी, फ्यूअर आएगा। कल भी एक ऐसा सेंटेंस आया था, अगर आपको याद हो तो, नो फ्यूअर देन हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, ऐसा कुछ सेंटेंस था कल, अगर आपको याद हो। ये उसी की दूसरी, मतलब सेम क्वेश्चन है, मेकअप करके आया अलग टाइप से। आओ इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ जरा। थैंक यू अक्षय भाई। बच्चे 2-3 दिन एडजेक्टिव चलेगा, जैसे 2-3 दिन प्रोनाउन चला, फिर आगे और कोई चैप्टर करेंगे। नाउन या वर्ब में से एक करेंगे भाई, अगला चैप्टर नाउन या वर्ब में से एक करेंगे। आगे सैटरडे संडे आ रहा, दोनों के नोट्स रिवाइज कर देना, नाउन और वर्ब के दोनों के। वर्ब में सिर्फ एडवांस वर्ब वाला पार्ट नहीं, वर्ब में सिर्फ मेन वर्ब और मॉडल्स, ये वाला पार्ट रिवाइज कर लेना। मंडे को नाउन या वर्ब में से एक टॉपिक करेंगे। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेता हूं मैं, अब अगली क्लास अपनी होगी मंडे को। और काफी बच्चे कह रहे थे सर स्पोकन इंग्लिश कैसे करते हैं, बहुत मैसेज आते हैं यूट्यूब पे भी। तो मैं आज रात को एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि जो स्पोकन इंग्लिश के बारे में पूछना चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश कैसे करनी चाहिए, या कौन से टीचर का कोर्स बढ़िया रहेगा स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं उनमें से किससे पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको आज की उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, आज रात को डलेगी वो वीडियो, जितनी हो सके शेयर कर देना। जब तुम आगरा में होते हो, जब तुम आगरा जाओ, वाइल यू आर इन आगरा, जब तुम आगरा जाओ तो तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए ताजमहल को देखना, क्योंकि ये एक इमारत है जो कि वर्थ सीइंग है। अब आपको अगर याद हो, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के पहले नहीं बाद में लगते हैं, जैसे अफ्लोट है, अब्लेज है, अशोर है, ये सारे के सारे इस टाइप के एडजेक्टिव्स हैं जो कभी नाउन के पहले नहीं लगते। ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। ये कभी आगे नहीं लगते, उस नाउन के बाद लगते हैं जिसको क्वालिफाई करते हैं। तो ये जो वर्थ सीइंग है ये भी एक ऐसा ही एडजेक्टिव है। इट इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, इट इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, इट इज अ सॉन्ग वर्थ लिसनिंग टू, इट इज अ प्लेस वर्थ गोइंग। जिस भी नाउन को ये क्वालिफाई करेगा, वर्थ सीइंग, वर्थ वॉचिंग, वर्थ गोइंग, वर्थ प्लेइंग, ये हमेशा उसके बाद लगेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। It is a novel worth reading, it is a place worth going, it is a food worth tasting, it is a dish worth tasting। ये वर्थ टेस्टिंग, वर्थ गोइंग, वर्थ सीइंग, ये वर्थ के साथ आप आईएनजी लगा के जो एडजेक्टिव बनाते हो बेसिकली हमेशा नाउन के बाद लगे। नेक्स्ट आइए, इसमें बताइए जरा। अभय, सुदीप, सोनम, संदेश, आयुष, अभिषेक, धाकड़, एसएससी, राहुल, एसके, अविनाश, मनीष, शर्वानी, नायक, मुकुंद, बहुत बढ़िया। चलो जी, देखना जरा ऑल्टरनेटिव और ऑल्टरनेट में क्या फर्क होता है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कोई दूसरा ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कोई दूसरा ऑप्शन। क्या ऑल्टरनेटिव्स है हमारे पास, तो ऑल्टरनेटिव तो अपने आप में नाउन होता है, क्या ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव का मतलब ही होता है अदर ऑप्शन। यहां पे आप कहना चाह रहे हो एक दिन छोड़ के एक दिन, यहां पे आपको एक एडजेक्टिव चाहिए जिसका मतलब हो एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उसके लिए ऑल्टरनेट वर्ड है, ऑल्टरनेटिव वर्ड नहीं। उसके लिए शब्द है ऑल्टरनेट। कल याद है एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिव, आउटर मोस्ट, अटमोस्ट, कुछ याद आया? ये उसी टाइप का एक कंफ्यूजिंग वर्ड पे बेस्ड एरर। इसमें बताइए जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा।
अब ये मैंने आपको नाउन चैप्टर के जब वो डाउट डिस्कशन करे थे तब भी ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया था। यहां पे जो शब्द है ना नोट, हरि ने क्या गुम कर दिया, हरि ने नोट गुम कर दिया, इस लॉस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये नोट। सॉरी भाई, इस लॉस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये नोट। अब इस नोट को क्वालिफाई करने के लिए, इस नोट को डिस्क्राइब करने के लिए आपने शब्द लिखा है 100 रुपीज, यानी हरि ने गुम कर दिया, हरि ने गुम कर दिया अ नोट, एक नोट गुम कर दिया उसने, और वो नोट कैसा था, हरि ने एक नोट गुम कर दिया और वो नोट कैसा था, 100 रुपए वाला नोट था। यानी जो 100 रुपीज है ये यहां पे कोई नाउन नहीं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। समझ में आई? अगर मैं कहूं आई नीड 100 रुपीज, मुझे 100 रुपए की जरूरत है, एकदम सही है वो, एकदम सही है वो, वहां 100 रुपीज हो जाएगा क्योंकि वहां पे वो नाउन की तरह से काम कर रहा है। लेकिन 100 रुपी अगर आगे नोट लिख दूं, अगर आगे नोट लिख दूं, तो भैया यहां पे समझने की कोशिश करना कि ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये खुद नाउन की तरह से नहीं, एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं होता, एस या ईएस नहीं लगा करते कभी एडजेक्टिव में, 100 रुपी नोट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बाजी, इसमें बताइए जरा, बच्चे मंडे टू फ्राइडे रोज 5 बजे क्लास होती है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन चल रहा था जो टाइम टेबल पूछ रहा है। मंडे टू फ्राइडे रोज 5 बजे क्लास होती है, फिक्स है। मंडे टू फ्राइडे लास्ट 3 महीने से इसी टाइम पे हो रही है, पिछले 3 महीने से रोज लाइव आ रहा हूं ये मंडे टू फ्राइडे के अंदर, और इसी टाइम पे क्लास होती है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहा था, अब ये फ्री प्रैक्टिस बैच चला है। हाँ जी, इसमें बताइए जरा, अब यहां पे 5000 लीटर इसने दूध बेच दिया। विद इन 3 months ही हैज बीन एबल टू सेल नो फ्यूअर देन 5000 लीटर्स ऑफ मिल्क। अब यहां पे मुझे बताओ फ्यूअर आएगा कि लेस आएगा, यहां पे मुझे बताओ फ्यूअर आएगा कि लेस आएगा, नो फ्यूअर देन कि नो लेस देन, नो फ्यूअर देन कि नो लेस देन। अब जैसे ही मैं यहां पे लेस करूंगा, जैसे ही मैं कहूंगा कि यहां पे लेस लगा दो, जैसे ही मैं कहूंगा कि यहां पे लेस लगा दो, बच्चे कहेंगे सर वो याद है आपको सेंटेंस थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, यहां पे भी तो इसने 5000 लिख रखा है, यहां पे भी तो इसने 5000 लिख रखा है, तो यहां पे लेस कैसे आ गया, यहां पे लेस कैसे आ गया? बच्चे 5000 क्या है, ये 5000 लीटर्स हैं, ये 5000 लीटर्स हैं, लीटर्स। एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, देखो समझो। अगर क्वांटिटी को बताया जाए, क्वांटिटी को बताया जाए, डिस्टेंस को बताया जाए, टाइम को बताया जाए और वैल्यू को बताया जाए। अगर क्वांटिटी को बताना हो, डिस्टेंस को बताना हो, टाइम को बताना और वैल्यू को बताना, और इसको एक सिंगल यूनिट की तरह से यूज कर रखा हो, इसको एक सिंगल यूनिट की तरह से यूज कर रखा हो, तो उसको अनकाउंटेबल माना जाएगा और यहां पर फ्यू नहीं लेस आएगा। आपको एक सेंटेंस याद अपन ने पीछे किया था, 10 किलोमीटर्स इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इज अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस करेंगे क्योंकि वहां पे वो जो 10 किलोमीटर शब्द है वो सिंगल यूनिट की तरह से काम कर रहा है। याद आ रही है कुछ ऐसी बात? अब यहां पे समझना, ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना कि अगर किसी चीज की क्वांटिटी बताई जा रही है, डिस्टेंस को बताया जा रहा है, टाइम को बताया जा रहा है या वैल्यू को बताया जा रहा है, यानी जैसे होता ना 100 रुपीज इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी, 100 रुपीज इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट फॉर मी, इज आएगा उसके आगे। टाइम, वैल्यू, डिस्टेंस और क्वांटिटी को जब बताया जाए और वो सिंगल यूनिट की तरह से काम कर रहे हो तो वहां पे उसको अनकाउंटेबल माना जाता है। इसीलिए जब वो ऐसे भी लिखोगे ना उसको, एक और एग्जांपल बताता हूं इसका, एक और एग्जांपल बताता हूं। मान लो आप कोई दुकान पे कुछ खरीदने गए, आप किसी दुकान पे कुछ खरीदने गए, ठीक है, आपने कहा भैया कितने की लगाओगे, उसने कहा 150 रुपए की, तो मैंने कहा भैया इतने तो है नहीं, 80 रुपए की लगा लो, तो वो कह रहा है एक दाम, 100 रुपए से नीचे 1 रुपया नहीं लूंगा, लेना हो तो लो नहीं तो निकलो। तो वी ट्राइड टू बार्गेन बट he said he would accept no less than ₹100,
ही वुड एक्सेप्ट नो लेस देन ₹100 आएगा, नो फ्यूअर देन ₹100 नहीं आएगा। वैल्यू को, डिस्टेंस को, टाइम को, क्वांटिटी को बताने वाले शब्द सिंगल यूनिट की तरह से ट्रीट किए जाते हैं और उनको अनकाउंटेबल मान के उनके साथ फ्यूअर नहीं, उनके साथ लेस का यूज किया जाता है। बढ़िया कॉन्सेप्ट था ये, ध्यान रखना इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट बात, इसमें बताओ जरा, इसमें बताओ जरा। हाँ जी, इसमें बताइए जरा। हाँ भाई, पुरानी प्लेलिस्ट देखो पहले, राहुल स्वामी। द ओनली बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड इज द वन दैट प्रीचेज लव एंड कंपैशन। अब यहां पे मुझे बताओ, ये जो बेस्ट है तो सुपरलेटिव डिग्री है, ये बेस्ट है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके साथ ओनली लगाने की क्या जरूरत है? सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही होता है जिसमें एक की तुलना बाकी सबसे करी जाए, हाँ के ना? तो यहां पे फिर ओनली लगाने की क्या आवश्यकता है? नेक्स्ट पे आ जाओ। अरे थ्योरी की वीडियो बनी तो हुई है चैप्टर वाइज भैया इसी चैनल पे, देखोगे नहीं तो दिखेंगी कैसे? देखना ही नहीं चाहो तो कैसे दिखेंगी? चेतन शर्मा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देखना ही नहीं चाहो तो दिखेंगी कैसे? डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू डिसऑनर, डेथ इज मोर प्रेफरेबल टू डिसऑनर, डेथ ज्यादा प्रेफरेबल है डिसऑनर से। अब ये जो प्रेफरेबल शब्द होता है तो ये तो अपने आप में कंपैरिजन दिखा देता है। प्रेफरेबल शब्द तो अपने आप में कंपैरिजन दिखा देता है, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं, टू का यूज होता है, आपको पता ही है। ये तो अपने आप में कंपैरिजन कर देता है कि डेथ जो है, मौत मौत ज्यादा प्रेफर करूंगा मैं, या किसी पर्सन कोई कह रहा है कि डेथ ज्यादा प्रेफरेबल है डिसऑनर से, तो अब ज्यादा प्रेफरेबल लगाने की जरूरत क्या है? प्रेफरेबल का मतलब ही होता है किसी दूसरे से ज्यादा प्रेफर करना उसको, यहाँ पे मोर लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। अब ये आपने पढ़ रखा होगा सम वर्सेस एनी में, ये आपने पढ़ा होगा सम वर्सेस एनी में, है ना? सम लगता है असर्टिव सेंटेंसेस में, एनी लगता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसको प्रेफर किया जाता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो ही शी डजंट हैव सम मनी, नहीं शी डजंट हैव एनी मनी। नेक्स्ट पे आ जाइए। काफी लोगों को यह भी वहम होता है कि एनी अनकाउंटेबल के लिए नहीं आ सकता, काफी लोगों को यह भी वहम होता है कि एनी अनकाउंटेबल के लिए नहीं आ सकता। डिक्शनरी में टाइप करना एनी प्लूरल के लिए, एनी अनकाउंटेबल के लिए भी आ सकता है। अगर कभी लिख दिया जाए, अगर कभी लिख दिया जाए कि ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सुनना जरा, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो बच्चा उसको गलत करके आ जाएगा, एनी क्वेश्चन कहेगा वो। अरे बच्चे, क्वेश्चंस और क्वेश्चंस दोनों ठीक है यहाँ, हालांकि अपन क्वेश्चन शब्द ज्यादा लिखा देखते हैं, प्रेफर यही होता है, लेकिन क्वेश्चंस भी लिखा हो तो वो भी सही है, ध्यान रखना। डिक्शनरी में एनी को टाइप करना, एनी को टाइप करना आपको मिल जाएगा कि ये प्लूरल के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है, काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पे आ जाइए। पढ़ने सुनने में अजीब लगेगा, ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तुम क्वेश्चंस को काटोगे जबकि वो होगा नो एरर। नेक्स्ट पे आ जाओ। डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है भैया, डू डज के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। एक बार डू डज आ गया तो आगे वर्ब की बेस फॉर्म आती है, हैज नहीं आएगा यहां पे। नेक्स्ट पे आ जाइए। चेतन शर्मा, बच्चे पहले बेसिक्स तैयार करो, अपने पहले बेसिक्स तैयार करो।
इसमें बताइए जरा क्या एरर है। इसमें बताओ जरा क्या एरर है। इसको कहते हैं तुक्के फोड़ भेड़ना, इसको कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हमारे पास कोई लॉजिक तो है नहीं, चलो देखते हैं जो अटपटा लगे उसी पे चेप दो, यही लॉजिक है ना। ये ऑफ प्रीपोजिशन है, यहां पे जो सिलेक्शन की तरह से काम कर रही है। ऑफ ऑल का मतलब होता है इन सब में से, क्लास के सब स्टूडेंट्स में से, क्लास के सब स्टूडेंट्स में से, कोई दिक्कत नहीं। क्लास के सब स्टूडेंट्स में से टीचर्स को लगता है, टीचर यूनानिमस है इस बात को लेके कि राजीव, क्लास के सब स्टूडेंट्स में से राजीव सबसे वर्सटाइल है। नो एरर था जी, ये नो एरर। ऑफ ऑल के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगती है, एक की तुलना जब बाकी सबसे करनी हो तो सुपरलेटिव डिग्री लगती है। द मोस्ट वर्सेटाइल में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट भाई, हाँ जी, इसमें बताओ जरा क्या एरर है। विनायक गुप्ता ऐसे कहीं के कॉन्सेप्ट कहीं नहीं घुसाते बच्चे। मुझे बात बताओ, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल लिखूं कि इंटरेस्टेड नॉवल लिखूं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टेड नॉवल लिखूं कि इंटरेस्टिंग नॉवल लिखूं। हाँ जी, नॉवल के साथ इंटरेस्टिंग आएगा कि इंटरेस्टेड आएगा। नॉवल के साथ इंटरेस्टिंग आएगा कि इंटरेस्टेड आएगा। ऐसा नॉवल जो इंटरेस्ट पैदा करे, इंटरेस्ट पैदा करने का ये डूअर बनेगा तो इंटरेस्टिंग आएगा, इंटरेस्टेड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूम, ये जो रूम है इसमें क्राउड है कि रूम किसी को क्राउडेड कर रहा है। रूम क्राउड कर रहा है, रूम क्राउड करने का डूअर है कि रूम में क्राउड है। क्राउडेड होने का रूम रिसीवर है, रूम में क्राउड घुसी हुई है, क्राउडेड होने का रिसीवर है। आईएनजी वाले लगते हैं जब डूअर लिखना हो और V3 वाले लगते हैं जब रिसीवर लिखना हो। यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, यहां पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत थी, यहां पे क्राउडेड रूम आएगा। ऐसा ये कॉन्सेप्ट आपने एडवांस वर्ब में, ये बेसिकली एडवांस वर्ब का सवाल है, ये एडजेक्टिव से रिलेटेड ही, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव का एरर कह लो, चाहे आप इसको एडवांस वर्ब का एरर कह लो। मुझे बताना क्या यहां पे क्या लिखेंगे। टीचर आस्क्ड हिम अ कंफ्यूज्ड क्वेश्चन की कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। टीचर ने उससे कंफ्यूज्ड क्वेश्चन पूछा कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा। टीचर ने उससे कंफ्यूज्ड क्वेश्चन पूछा कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा। आयुष झा, बच्चे बार बार कमेंट मत करो, थोड़ा सा दिमाग खर्च कर लो। शी डजंट हैव प्रेजेंट डेफिनेट होता है, शी हैज नॉट लिखेगा तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ जाएगी तुझे। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बार बार कमेंट नहीं किया करते। हाँ जी, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो कंफ्यूज कर दे। कंफ्यूज्ड क्वेश्चन का तो मतलब हो जाएगा जो कंफ्यूज्ड है। ऐसे ही क्राउडेड रूम लिखोगे तो उसका मतलब हो जाएगा जो रूम क्राउडेड है। क्राउडिंग रूम का मतलब हो जाएगा रूम, ऐसा रूम जो भीड़ कर दे। रूम थोड़ी भीड़ करेगा भैया, रूम में भीड़ होगी तो यहां पे क्राउडेड रूम आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। आयुष, बच्चे ही हैज नॉट अ कार भी सही है तेरे हिसाब से, ये भी सही है, तो बच्चे अब मैं तुझे क्या पढ़ाऊं, फिर अब मैं तुझे क्या पढ़ाऊं बता। तेरे हिसाब से अगर ही हैज नॉट अ कार भी सही है तो फिर तो सब कुछ सही है तेरे हिसाब से। बच्चे अपने बेसिक्स को मजबूत करो, फिर ये प्रैक्टिस बैच वगैरह बाद में देख लेना, अभी जरूरत नहीं है, पहले अपने बेसिक्स पे काम करो। नॉट एडवर्ब होती है, मेन वर्ब से पहले आती है।
अगर हैज के बाद नॉट लिखेगा तो आगे V3 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं हो सकता ही हैज नॉट अ कार सही। एक और आगे भैया, ही डोंट हैव अ कार, ही के साथ डोंट लगा दो। अरे देवताओं, चरण कहाँ है तुम्हारे? तुम्हारे चरण कहाँ है? पैर वहीं से ऊपर कर लो बच्चे, मैं यहीं से धोख लगा लेता हूं तुम्हारी। ही के साथ डोंट लगा रहे हैं। कोई कह रहा है शी हैज नॉट अ कार सही है। अरे बच्चों, पहले अपने बेसिक्स पे काम कर लो, 2-4 लेक्चर किसी से पढ़ लो, है ना। और कोई नहीं तो ये इसी यूट्यूब चैनल पे सारा फ्री में पढ़ा रखा बेसिक, उसको देख लो, फिर देख लेना। ये अभी इतना इनके बस का होने के लिए थोड़ा सा गूदा होना चाहिए। चलो जी, सी इज सो विवेशियस एंड एक्सप्रेसिव। विवेशियस मतलब फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। वो इतनी विवेशियस है और इतनी एक्सप्रेसिव है कि वो एक डियर गर्ल है हम सबके लिए। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक नंबर का कॉन्सेप्ट। मुझे बताना जरा एक बार, इस सेंटेंस को समझा दूंगा, एक बार मुझे बताओ, ये प्रीवियस ईयर एक सेंटेंस है, इसमें क्या एरर है बताना जरा। सोलोमन वॉज अ फेमस किंग फॉर हिज जस्टिस। एक और प्रीवियस ईयर लिखता हूं, ये तीनों सेंटेंस एक ही आपका जो एग्जांपल 11 नंबर है, और ये दोनों, ये सबके सब सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। ये सबके सब सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। बताओ जरा, जरा समझने की कोशिश करना, जरा समझने की कोशिश करना। ये जो प्रीपोजिशन के आप साथ में कोई फ्रेज बनाते हो ना, ये प्रीपोजिशन के साथ कुछ लिख के जो आप फ्रेज बनाते हो, या तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज होते हैं या एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। यानी या तो ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं या फिर ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, और जैसे ये होते हैं उसी चीज के साथ लिखे जाते हैं। अगर ये नाउन को क्वालिफाई करें तो नाउन के साथ लिखो, अगर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करें तो एडजेक्टिव को इनके पास ले आओ। अब तुम मुझे बस इतना बता दो कि ये फॉर हिज जस्टिस किंग के लिए आया है कि फेमस के लिए आया है? फेमस फॉर हिज जस्टिस कि किंग फॉर हिज जस्टिस? ऐसे ही ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स की मैन इन हिज डीलिंग्स। ये फ्रेज जिसको क्वालिफाई करेगा उसके पास होना चाहिए, वरना सेंटेंस में एम्बिग्यूटी आ जाएगी, पढ़ने सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। सोलोमन एक फेमस किंग है अपने जस्टिस के लिए। अब यहां पे फेमस है अपने जस्टिस के लिए कि किंग है अपने जस्टिस के लिए? ऐसे मिस्टर शर्मा, मैन है डीलिंग्स में कि ऑनेस्ट है अपनी डीलिंग्स में? कुछ बात आ गई समझ में? तुम्हें पढ़ते ही पता चल गया होगा कि भैया ये शब्द तो फेमस के लिए आया, फेमस के लिए आया तो एडजेक्टिव के लिए आया, तो एडजेक्टिव के लिए आया तो एडजेक्टिव इसके पास जाएगा। यानी ये जो फेमस है ये उठकर यहां चला जाएगा और सही हो जाएगा यहां पे, सोलोमन वाज अ किंग फेमस फॉर हिज जस्टिस। ऐसे ही ये जो ऑनेस्ट है ना, इसके लिए आया इन हिज डीलिंग्स, तो ये ऑनेस्ट उठकर यहां चला जाएगा। मिस्टर शर्मा इज अ मैन ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। एक नंबर का कॉन्सेप्ट है ये, एक नंबर का। ऐसे यहां पे शी इज अ डियर गर्ल टू ऑल ऑफ अस, नहीं शी इज अ गर्ल डियर टू ऑल ऑफ अस। ये टू ऑल ऑफ अस, डियर के साथ टू प्रीपोजिशन आती है, यू आर डियर टू मी, शी इज वेरी डियर टू मी। ये जो टू के साथ जो फ्रेज आपने बनाया है, ये डियर के लिए आया है ना कि गर्ल के लिए, तो डियर को इसके पास लिखना पड़ेगा। कुछ आई भैया बात समझ में? अब मुझे एरर बताओ कौन से पार्ट में मार्क करोगे, बी पार्ट में कि सी पार्ट में? एरर बताओ कौन से पार्ट में मार्क करोगे, बी पार्ट में कि सी पार्ट में? आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, आंसर मैंने तुम्हें बता दिया, शी इज अ गर्ल डियर टू ऑल ऑफ अस आएगा। बी पार्ट में एरर मार्क करोगे कि सी पार्ट में? एक ये बच्चा कल भी कमेंट करा था फेसबुक पे, रिप्लाई कर दो भैया। मेरे पास कोई ऐसा पेंडिंग मैसेज है नहीं। अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है 1-2 दिन से, तो आप मेरे किसी भी पोस्ट पे कहीं कमेंट कर दो, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेटेस्ट पोस्ट पे कमेंट कर दो, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, मैं तुम्हारी आईडी पे क्लिक करके मैसेज पढ़ के कर दूंगा रिप्लाई। ठीक है?
यहां पे मार्क होगा बच्चे बी पार्ट में, आ रहा ध्यान रखना। गलती वहां मार्क होती है जहां क्रिएट होती है। डियर को यहां लिखना गलत है, डियर को यहां लिखना गलत है, गलती ये है। ये बाद में उठ के कहां जाएगा कोई तुमसे नहीं पूछ रहा, वो तो समझाने के लिए बताया मैंने। गलती वहां मार्क होती है जहां पे क्रिएट होती है, गलती वहां मार्क होती है जहां पे क्रिएट होती है। बी पार्ट में एरर मार्क करोगे, ध्यान रखना यहां पे। नेक्स्ट आ जाइए, बढ़िया सवाल था वो, 1 नंबर का। इसमें बताइए जरा, उसने वो सिक्के जो उसकी पॉकेट में थे एक भिखारी को दे दिए। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे दैट अंडरस्टूड हुआ हुआ है, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे अंडरस्टूड हुआ हुआ है। ये मैंने आपको देखना सिखाया हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन जब अगले क्लॉज में ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो आप उसको अंडरस्टूड कर सकते हो। ये दैट यहाँ पर अंडरस्टूड है, ये दैट लग के यहाँ पे क्लॉज बना हुआ है। वो सिक्के जो उसकी पॉकेट में थे, ये आपने एडजेक्टिवल क्लॉज लिखा हुआ इन सिक्कों को डिस्क्राइब करने के लिए। कौन से सिक्के? वो सिक्के जो उसकी पॉकेट में थे, वो उसने भिखारी को दे दिए। तो भैया ये सिक्के स्पेसिफिक हो गए, ये सिक्के अब स्पेसिफिक हो गए, तो यहाँ पे ए से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आप दा लगाओगे। ये सिक्के स्पेसिफिक हो गए, डेफिनेट हो गए, तो यहाँ पे दा लगाओगे। वो सारे के सारे सिक्के जो उसकी पॉकेट में थे वो उसने बैगर को दे दिए। काफी बच्चे कहते हैं सर यहाँ फ्यू नहीं लगा सकते क्या? बच्चे पहली बात तो एडजेक्टिवल क्लॉज साथ में लिखा हुआ है, और दूसरी बात ऐसा कौन सा हिंट है, क्यों तुम कह रहे हो कि उसने ना के बराबर सिक्के दिए? उसने अपनी पॉकेट में वो ना के बराबर सिक्के उसकी पॉकेट में वो उसने भिखारी को दे दी। कहां से हिंट मिला तुम्हें ना के बराबर है इसमें? तो दा लगाना एडजेक्टिवल क्लॉज के हिसाब से भी सही लग रहा है, मीनिंग के हिसाब से भी सही लग रहा है, तो दा लगाओ यहाँ पे। वो थोड़े मोटे सिक्के जितने भी थे उसकी जेब में वो उसने भिखारी को दे दिए। इसमें बताइए जरा, हाँ जी। शी हैज लॉस्ट द वॉच वेरी गिफ्टेड बाय हर बॉयफ्रेंड। अब अगर आपको याद हो तो ये आपको थ्योरी में पढ़ाया था मैंने इसी चैनल पे कि ये जो वेरी होता है जनरली आपने इसको एडवर्ब बनते हुए देखा है, लेकिन वेरी एम्फेटिक एडजेक्टिव भी होता है। ये जो वेरी शब्द है ये एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर देता है, जिसका लगभग मीनिंग सेम जैसा होता है। शी इज द वेरी गर्ल दैट स्टोल माई वॉलेट। ये वही लड़की है जिसने मेरा बटुआ चुराया था। ही इज द वेरी बॉय हु गॉट द गोल्ड मेडल। ये वही लड़का है जिसको गोल्ड मेडल मिला था। आई नीड द वेरी बाइक, मुझे तो वही बाइक चाहिए। ये जो वेरी शब्द है ये एडजेक्टिव की तरह से भी काम कर देता है, एम्फेसिस डालने के लिए एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से काम कर देता है ये। तो यहाँ पे क्या चाह रहे हो? उसने वही एग्जैक्ट वॉच गुम कर दी जो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट करी थी। तो ये जो वेरी शब्द है यहाँ पे वॉच पर एम्फेसिस डालने के लिए आना चाहिए था, तो वॉच से पहले होनी चाहिए थी इसकी पोजीशन। एम्फेटिक एडजेक्टिव उस नाउन से पहले लगते हैं जिसको क्वालिफाई करते हैं, सेम वॉच, वेरी वॉच, ऑन वॉच। ये जो 3 शब्द हैं ये एम्फेटिक एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं। वेरी है, सेम है, ऑन है, और इनकी पोजीशन होती है उस नाउन से पहले जिसको क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा क्या गलती है। प्रहलाद, बलदेव, ज्योति, नितिन, योगेश, शिखा, मुकुंद। बहुत बढ़िया भाई, बताओ जरा अगलों में क्या आंसर है। कुछ एडजेक्टिव आपको मैंने बता रखे हैं जो नाउन से पहले नहीं लगते। अफ्लोट है, अस्लीप है, अफ्रेड है, इल है, वेल है, अलाइव है। ये सारे के सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कभी नाउन से पहले नहीं लगते। इल मैन नहीं लिख सकते, द मैन इज इल लिख सकते हो। अलाइव मैन नहीं लिख सकते, द मैन इज अलाइव लिख सकते हो। ऐसे ही अस्लीप मैन नहीं लिख सकते, द मैन इज अस्लीप लिख सकते हो।
कुछ आ रही है बात समझ में? तो यहां पे ये जो asleep शब्द है इसकी पोजीशन नाउन से पहले नहीं हो सकती। या तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉज बनाओ, आई सॉ अ मैन हु वॉज asleep इन रैग्स एंड टैटर्स, या तो ऐसा लिखो, जब मैं नदी के किनारे चल रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है ये फटे पुराने कपड़ों से में लिपट के सो रहा है। तो यहाँ पे या तो asleep के बाद रिलेटिव प्रोनाउन लगा के और ऐसे करके बनाओ लिंकिंग करके बाद, या मैन asleep ऐसे करके लिख दो। एन नहीं आएगा, यहाँ पे ए भी करना पड़ेगा और ये asleep को इसके बाद ले जाना पड़ेगा, यानी आपके सी पार्ट में एरर था, आयुष झा। बच्चे ये बचकानी बातें मत करो, गूगल के हिसाब से ये आर्केक है और ये है वो है, फर्जी बातें मत करो, ठीक है? तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात ये है, हैज नॉट के बाद कैसे नाउन लिख दोगे भैया? हैज नॉट एडवर्ब है, फिर वो एडवर्ब किसके लिए आई? आगे वर्ब लिखोगे कि नहीं लिखोगे? शी हैज नॉट कंप्लीटेड द टास्क, शी हैज नॉट कम येट, कैसे हो सकता है? शी हैज नॉट अ कार, कैसे हो सकता है? शी हैज नो कार हो सकता है, शी हैज नो कार हो सकता है। उसके अंदर क्या किया आपने? नो एडजेक्टिव लगा दिया कार के लिए और हैज उसके अंदर मेन वर्ब हो जाएगी। बच्चे थोड़ा बेसिक्स पे काम करो, ठीक है? टीचर से आर्ग्यूमेंट करना है ना, अब ये गूगल पे गया है तू ये चीजें देख रहा है, सरासर गलत है, 100% गलत है। आर्केक क्या कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, वो आर्केक फार्केक तो बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कभी नाउन के पहले नहीं लगते, उनको आप लिंकिंग वर्ब के बाद यूज करते हो, या फिर नाउन के बाद लिख के यूज करते हो। asleep उन्हीं में से एक है, asleep, ashore, afraid, ये सब उसी का पार्ट है। इसमें बताइए जरा। स्लीपिंग भी लिख सकते हैं बच्चे, लेकिन अपन वर्ड चेंज क्यों करें जब asleep से काम चल रहा है अपना? बच्चा पूछ रहा है स्लीपिंग भी लिख सकते हैं क्या? स्लीपिंग से लिख, ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा, मैन स्लीपिंग भी लिख सकते हो, लेकिन जब asleep वर्ड दिया हुआ तो क्यों चेंज करें उसको जबरदस्ती? अब यहाँ पे आपको अगर याद हो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कंसर्न, वो कराया था मैंने, कंसर्न्ड को नाउन से पहले लगाओ तो उसका मतलब होता है चिंतित, परेशान, और उसको नाउन के बाद लगा दो तो उसका मतलब होता है रिलेटेड। रिस्पॉन्सिबल को नाउन से पहले लगा दे तो ये पॉजिटिव सेंस में रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार आदमी। और रिस्पॉन्सिबल को अगर मैं नाउन के बाद लगा दूं, तो ये नेगेटिव सेंस में हो जाएगा कि जो लोग किसी गलत चीज के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ब्रिंग टू जस्टिस का मतलब होता है सजा दिलाना। सजा कैसे लोगों को दिलाओगे? पॉजिटिव सेंस में जिम्मेदार लोगों को कि नेगेटिव सेंस में जिम्मेदार लोगों को? ये रिस्पॉन्सिबल के बाद आएगा, मतलब पीपल के बाद आएगा रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट पे आ जाइए। इसका ना आंसर ABCD मत बताना, मुझे बताना कि इसमें क्या क्या गलती है। मुझे बताओ इसमें क्या क्या गलती है। हाँ जी, क्या गलती है इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 2-3 लोगों ने बात समझ ली है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया में, वो नीचे है ज्यादातर बाकी डेवलप्ड कंट्री से। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से होगी ना भैया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से होगी ना। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है।
ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको अलग अलग मत करना। जैसे पॉवर्टी लाइन होता है ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का जो स्टैंडर्ड होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मैंने इसके लिए एक प्रोनाउन लगा दिया दैट, यहां पे मैंने प्रोनाउन लगा दिया दैट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंडिया में है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इंडिया में है, यहां पे अब इन प्रीपोजिशन है, यहां पे प्रीपोजिशन इन आएगी, ऑफ नहीं आएगा, ध्यान रखना। यहां पे प्रीपोजिशन इन आएगी, इन, यहां पे प्रीपोजिशन इन आएगी, इन। इतनी बात आ रही है समझ में? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंडिया में वो लोअर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी कंट्रीज में जो है। यहां पे प्रीपोजिशन ऑफ नहीं, यहां पे प्रीपोजिशन इन आएगी अगर इधर इन है तो। इतनी बात आ रही है समझ में? अच्छा, अगली बात मुझे एक बात बताओ, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप्ड कंट्री? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है कि डेवलप्ड कंट्री? इंडिया डेवलपिंग कंट्री की डेवलप्ड कंट्री? अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, अगर इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और इसकी तुलना तुम डेवलप्ड कंट्री से कर रहे हो, तो फिर ये अदर क्यों लगाओगे? हाँ जी, समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तुलना तुम डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कर रहे हो, अब इंडिया तो डेवलप्ड कंट्री का पार्ट है नहीं, तो फिर ये अदर क्यों लगाओगे? अदर तो तब लगाते हैं जब एक नाउन की तुलना एक ग्रुप से करनी हो और वो नाउन उसका पार्ट हो। अब ये उसका पार्ट तो है नहीं, या तो अदर हटा दो या फिर डेवलपिंग कर दो, हाँ कि ना? कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इंडिया में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे है बाकी डेवलपिंग कंट्री के स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में है ना, उससे। या तो डेवलपिंग कर दूं या अदर कर दूं। अदर को हटाना प्रेफर करना, क्योंकि हम सेंटेंस में ग्रामर ठीक कर रहे हैं ना कि मीनिंग चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यहां पे डेवलपिंग कर दूंगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा बच्चे। या तो डेवलपिंग कर लो, अदर हटा लो, या तो डेवलपिंग कर दो या अदर हटा दो, लेकिन हमें ना ग्रामर सही करनी होती, मीनिंग चेंज नहीं करना होता। मैंने आंसर हालांकि दोनों लिखवा दिए इसके अंदर कि या तो अदर को रिमूव कर दो या डेवलपिंग कर दो, लेकिन ये वाला आंसर आप फॉलो मत करना, क्योंकि इससे मीनिंग चेंज हो जाएगा। हमें ग्रामर ठीक करनी होती ना कि मीनिंग चेंज करना होता। तो इसमें दो एरर थे, दैट इन आएगा और अदर हटेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। बच्चे यहां कमेंट करने से क्या होगा? गजब कंटेंट, गजब कॉन्सेप्ट। शेयर भी करा करो भाई इसको। शेयर करोगे नहीं, व्यूज आएंगे नहीं, फिर तुम कहोगे सर बैच बंद कर दिया। कल मैंने एक बार कहा कि 1 महीने बाद बैच बंद हो जाएगा, व्यूज नहीं आएंगे तो। सर प्लीज सर, फेसबुक को इतने मैसेज आए, सर प्लीज सर आपको बहुत दुआएं लगेंगी। इतने मैसेज तुम मुझे करते हो कि बैच बंद मत करना, बैच मत करना। इतना जो मैसेज मेरे यहाँ पे टाइप करने में समय लगा है, इतनी देर में तो शेयर हो जाता है ये। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ कहने करने की। ना मैं आपको लाइक करने के लिए कहूंगा, ना मैं शेयर करने के लिए कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। अपने आप ही चीजें चलती रहे तो बढ़िया रहेगा। अब आपने सिमिली स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एज और सो एज। यहां पे बच्चे एज मिसिंग है, यहां पे एज मिसिंग है, यहां पे एज लगाना पड़ेगा आपको। अविनाश जो है उतना बढ़िया बैट्समैन नहीं है जितना कि उसे भी सिलेक्ट किया जा सके। तो यहां पे सिमिली स्ट्रक्चर आपको पूरा करना पड़ेगा, सो एज। नेक्स्ट पे आ जाइए। एज गुड एज भी होता है, सो गुड एज भी होता है। एज गुड एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ सकता है, सो गुड एज सिर्फ नेगेटिव के अंदर आएगा। और यहां पे समझना जरा, यहां पे नाउन के ये सिमिली के अंदर ही नाउन आ गया। याद है ये वाला स्ट्रक्चर कल परसों भी करा रहा था मैं। सिमिली के अंदर अगर नाउन लिखना होता है तो पहले एडजेक्टिव लिखते हो फिर आर्टिकल लिखते हो। कुछ याद आ रहा है? नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा। हाँ जी,
शी इज गोइंग टू मुंबई टू सी हर इल मदर। अब मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कभी नाउन के पहले नहीं लगते। इल है, वेल है, अशोर है, अफ्लोट है, अफ्रेड है, अलाइव है, ये सारे के सारे ऐसे एडजेक्टिव है, ये नाउन के पहले नहीं लग सकते। आई एम इल लिख सकते हो, मदर इज इल लिख सकते हो, इल मदर नहीं लिख पाओगे। तो बीमार मदर कहना है और इल मदर मैं लिख नहीं सकता ग्रामेटिकली, तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एलिंग, दुख में, दर्द में, पीड़ा से ग्रसित। इसके लिए वर्ड यूज होगा एलिंग मदर, यहाँ पे वर्ड यूज होगा एलिंग मदर। एक नंबर का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। आई एम इल लिख दूं तो सही है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, इनको बोलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, इनको बोलते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। ये केवल नाउन के बाद लिखे जा सकते हैं। इल मैन नहीं लिख सकते, इल मदर नहीं लिख सकते, नाउन के बाद लिख सकते हो आप इनको। आई एम इल लिख सकते हो, द मैन इज इल लिख सकते हो, माई मदर इज इल लिख सकते हो, इल मदर नहीं लिख पाओगे। अगर तुम्हें नाउन से पहले लगाना तो एलिंग शब्द का यूज किया करो। नेक्स्ट पे आ जाइए। एलिंग भी लिख सकते हो बच्चे, सिक भी लिख सकते हो, लेकिन सिक कम प्रेफर करना, एलिंग को प्रेफर ज्यादा करना। रीजन क्या है कि सिक होता है 1-2 दिन के लिए बीमार, और इल होता है लंबे समय के लिए बीमार, और एलिंग भी होता है लंबे समय के लिए बीमार, काफी समय से जब दुख दर्द पीड़ा से ग्रसित होते हैं। तो इल जो होता है, अगर इल लगा रहे हो, इल को हटा रहे हो, तो लंबे समय के लिए बीमार वाला ही वर्ड टिक करना, एलिंग टिक करना। ग्रामेटिकली सिक भी ठीक है, लेकिन उसको प्रेफर कम करना। सिक होता है 1-2 दिन के लिए बीमार, सर्दी खांसी जुकाम टाइप। इसमें बताइए। कोई बात नहीं सूरज सिंह, आपने शेयर नहीं करना तो मत करो, लेकिन कम से कम ये बार बार लिख के टाइम खराब मत करो, ना अपना ना मेरा। तुम्हें नहीं शेयर करना मत शेयर करो, तुम्हें देखना भी नहीं है तो मत देखो, ठीक है। उस दिन भी तुम ही थे मुझे लग रहा है, पिछली बार भी तुम ही थे, जब पिछली बार मूड खराब हुआ था कि 5,000 व्यूज तो नहीं आ सकते सर, वही तुम ही थे ना पिछली बार भी। 100% तुम ही थे, मुझे ध्यान आ रहा, सूरज सिंह ही नाम था पिछली बार भी। बच्चे मत दिमाग खराब करेगा, तेरे को वीडियो देखनी है तो देख ले, तेरे को शेयर करना तो शेयर कर ले, और ये कुएं के मेंढक बने रहना, ओह शेयर कर दूंगा तो सर कंपटीशन तो बढ़ जाएगा ना। बच्चे अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, छोड़ यार, मत गुस्सा दिला अपना, मत कमेंट कर भाई, मैं कोई बोल दूंगा फिर तू सुन नहीं पाएगा। अच्छा, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड की अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल के अनलेस इट इज एक्सेप्टेड। देखो, इट इज एक्सेप्टेड लिख दोगे तो पैसिव वाली सेंस आ जाएगी। इट इज एक्सेप्टेड बाय, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक ये, देखो दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो यहां पे अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय, एक्सेप्टेड के साथ बाय आएगा और एक्सेप्टेबल के साथ टू आएगा। दोनों के मीनिंग बता देता हूं, तुम बताना मुझे यहां पे क्या आएगा, तुम मुझे बताना यहां पे क्या आएगा। अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू, अनलेस इट इज एक्सेप्टेबल टू, एक्सेप्टेबल के साथ टू आता है, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेड के साथ बाय आता है। अब दोनों की मीनिंग बता देता हूं, तुम मुझे बताना कि यहां पे क्या आएगा। अगर अगर ये दोनों पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अगर ये दोनों पार्टीज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये जो आर्बिट्रेटर है ये किसी काम का नहीं है। अगर ये चीज दोनों पार्टियों को एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब अगर आप दोनों इस चीज से सहमत नहीं है, आप दोनों सहमत नहीं है अगर इस चीज पे, तो आर्बिट्रेटर का कोई काम नहीं है। अब यहां पे आप देखो क्या मीनिंग है। आप क्या चाहना, आप ये क्या चाह रहे हो, मान लो मैं कह रहा हूं कि दो बंदों में लड़ाई है, दो बंदों में लड़ाई है, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा समझौता करने के लिए किसी को बुला लेते हैं। वो कह रहा है समझौता करने के लिए जो आदमी आएगा भैया वो तभी कुछ काम कर पाएगा जब तुम दोनों समझौता करने वाले बुलाने वाले को बुलाने के लिए सहमत हो भी कि नहीं। तो यहां पे सहमत होना मीनिंग देना है, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करवानी किसी से, तो यहां पे एक्सेप्टेबल टू आएगा। ये टू प्रीपोजिशन भी आपके लिए हिंट थी, यहां पे एक्सेप्टेबल लिखो। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए जरा।
ना के बराबर सपोर्ट तुम्हारे पेरेंट्स से, ना के बराबर सपोर्ट तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा देती। अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती ना, अगर थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से, तो तुम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा देती वो सपोर्ट तुम्हें। तो पॉजिटिव सेंस में बात करनी, अ लिटल आएगा बच्चे, अ लिटल आएगा, ना कि लिटल। बढ़िया कॉन्सेप्ट थे आज की क्लास में काफी, खास करके क्वेश्चन नंबर 5-6 के बाद कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट थे, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कंटेंट ऐसा दूं कि तुम में से एक भी ये ना कह पाए कि ये क्या हो रहा है, ये तो टाइम पास हो रहा है, ये तो घटिया लेवल के क्वेश्चन है। सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेंस लेवल को टक्कर देते हैं, और मेंस भी 2017 का मेंस का लेवल बढ़िया वाला। तो जितना हो सके अगर कंटेंट में दम लगता है तो भाई शेयर कर दिया करो। इम्प्लोर का सिनोनिम बताओ, इम्प्लोर का सिनोनिम बताओ, इम्प्लोर का सिनोनिम बताओ। द लिटल तब लगाते बच्चे जब आगे डिस्क्राइब करने के लिए कुछ दिया होता, कोई क्लोज लिखा होता, कुछ क्लोज वगैरह नहीं लिखा हो तो द लिटल कैसे लगाओगे। इम्प्लोर का सिनोनिम बताओ। इम्प्लोर का मतलब होता है प्लीड करना, किसी से कोई चीज भीख टाइप मांगना, हाथ जोड़ के बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना। ऑनर मतलब आपकी इज्जत, कमांड मतलब कोई हुक्म, रिफ्यूज मतलब मना करना। अगर आप इम्प्लोर करते हो तो आप किसी से बैक करते हो, किसी से प्लीड करते हो कोई काम करने के लिए। इसका एंटोनिम बताइए, विजिलेंट का एंटोनिम बताइए, विजिलेंट का एंटोनिम बताइए। ये जो अलर्ट है, वेरी है, कॉशियस है, ये तीनों तो इसके सिनोनिम है। विजिलेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो अच्छा बुरा सोच समझ के डिसीजन लेता है, हर चीज को लेके बड़ा केयरफुल, कॉशियस, वेरी, ये तीनों के तीनों तो इसके सिनोनिम है। ये भी बात बहुत सारे में काम कर जाती है। 3 वर्ड एक जैसे दिख रहे हो, एक उल्टा दिख रहा हो तो समझ जाना कि वही आंसर है। रैश इसका उल्टा है, इसका उल्टा जी रैश। रैश का मतलब होता है केयरलेस, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई काम करने वाला। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मीनिंग बताइए। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा जीत वीत के कोई जंग जीत के आया करते थे, वो बड़ी बड़ी शहनाइयां बजा के उनका स्वागत किया जाता था, यानी उनकी तारीफ में, उनकी प्रेज करने के लिए स्वागत किया जाता था शहनाई बजा के। अगर कोई अपनी शहनाई खुद ही बजा रहा है तो इसका मतलब वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। प्रेज वनसेल्फ, खुद की तारीफ करना। एक वो जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं, वो जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको। वो जगह जहां कपड़े रखे जाते हैं उसको बोलते हैं वार्डरोब। कॉफिन के अंदर तो दफनाया जाता है। हैंगर वो होता है जहां पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं। शाफ्ट कोई जैसे होता है ना, शाफ्ट कोई ऐसे लोहे की शाफ्ट है जिससे ऐसे मोशन ट्रांसफर किया जा रहा है गाड़ी